Today we discuss about the alkenes nomenclature and methods of preparation. तो एल्किन्स क्या होती हैं? तो एल्किन्स विवृत श्रृंखला वाले या ओपन चेन वाले उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है जिनमें कि एक क्या उपस्थित हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एल्किनों को ओलिफिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है एथिलीन हैलोजेन अर्थात क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से क्रिया करके एक तैलीय द्रव के रूप में डाई हैलो यौगिक बनाता है। ओलिफिएंट का अर्थ क्या होता है? तेल बनाना, अतः एथिलीन नाम इसका इसीलिए पड़ा। ओलिफिन और इसी आधार पर इन यौगिकों की पूरी श्रेणी का नाम क्या पड़ा है? ओलिफिन। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2a। अब हम देखेंगे इसके नामकरण की पद्धतियाँ। तो इसके नामकरण की 3 पद्धतियाँ हैं। ट्राइवियल सिस्टम या रूढ़ पद्धति, दूसरी है डिराइव्ड सिस्टम या व्युत्पत्ति पद्धति, और तीसरी है IUPAC पद्धति। सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ पद्धति या ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग एल्कीन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो इस पद्धति के अनुसार किसी भी एल्केन के अनुलग्न एन के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? इलीन, अर्थात इन्हें एल्किलीन कहा जाता है। जैसे C2H6 2 कार्बन वाले को हम एथेन कहते हैं, तो रूढ़ पद्धति में एल्किन को क्या कहेंगे? एथिलीन। ऐसे 3 कार्बन वाले C3H8 को कहेंगे प्रोपिलीन, और 4 कार्बन वाले C4H10 को कहेंगे ब्यूटीलीन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता था। सेकंड पद्धति है इसकी व्युत्पत्ति पद्धति या डिराइव्ड सिस्टम। तो इस पद्धति के अनुसार सब एल्कीनों को एथिलीन का व्युत्पन्न मानते हुए हम नामकरण करते हैं। जैसे ये तो CH डबल बॉन्ड CH2 तो क्या? एथिलीन। तो इसका नामकरण क्या करेंगे? मैथिल एथिलीन। जब 2 एल्किल समूह एक ही द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए हो तो एल्कीन को क्या कहते हैं? असम्मित एल्कीन कहा जाता है। जिसे यहाँ देखें एक ही कार्बन से दोनों प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सी एल्कीन होगी? असम्मित। और यदि दोनों समूह द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़े हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? सम्मित या सिमेट्रिक एल्कीन। यहाँ हम देखिए दोनों तरफ मैथिल समान समूह जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सी एल्कीन होगी? सम्मित। अब इसका नामकरण क्या होगा? सम्मित डाइमेथिल एथिलीन। और इसका क्या हो जाएगा? असम्मित डाइमेथिल एथिलीन। तो इस प्रकार से व्युत्पत्ति या डिराइव्ड सिस्टम के द्वारा हम इनका नामकरण करते हैं। अब हम थर्ड पद्धति देखेंगे IUPAC सिस्टम। तो इस पद्धति के अनुसार नामकरण करते समय हम निम्न नियमों का पालन करते हैं। फर्स्ट नियम क्या है कि उस सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कि कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित हो। इस मूल श्रृंखला में जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं उसी के अनुसार एल्केन का नाम क्या कर दिया जाता है? एन हटाकर उसके अनुलग्न क्या लगा दिया जाता है? ईन। फर्स्ट नियम ये है। सेकंड नियम क्या है कि कार्बन परमाणुओं को क्रमांकित करते समय प्रथम संख्या उस सिरे वाले कार्बन को देते हैं जो कि कार्बन कार्बन द्विबंध से निकटतम स्थिति पर हो। और थर्ड नियम यह है कि मुख्य श्रृंखला से जो एल्किल समूह जुड़े हुए हों उनकी संख्या व स्थान को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एल्कीन के नाम से पहले लिख दिया जाता है। इन नियमों को हम निम्न एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे है C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथीन, ईन लगाया है। इसी प्रकार से C3H6 का क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। फिर देखें हम C4H8, इसके 3 समावयवी संभव हैं। फर्स्ट समावयवी क्या होगा? 2 ब्यूटीन। यहाँ हम नामकरण करें 1 2 पे है तो 2 ब्यूटीन, या फिर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड हो तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। और तीसरा समावयवी क्या होगा? यदि ये साखित हो तो 1 2 3, तो 2 पे कौन सा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा? मैथिल, तो 2 मैथिल प्रोपीन। इनमें प्रथम दोनों एल्कीन स्थिति समावयवता दर्शाती है जबकि तीसरी एल्कीन के साथ ये दोनों श्रृंखला समावयव प्रदर्शित करते हैं। 2 ब्यूटीन में ज्यामितीय समावयवता भी पाई जाती है। ये कौन सी है? सिस 2 ब्यूटीन, जिसमें कि समान समूह एक तरफ हो।
ट्रांसब्यूटीन जब दोनों अपोजिट हों। अब हम देखेंगे C5H10, इसके सूत्र के 5 समावयवी संभव हैं। तो फर्स्ट क्या है, इसमें 1 नंबर पे डबल बॉन्ड हो तो इसका क्या हो जाएगा, 5 कार्बन की है तो 1 पेंटीन। यदि 2 नंबर पे हो तो 2 पेंटीन। यदि 3rd नंबर पर प्रतिस्थापित समूह मैथिल जुड़ा हुआ हो तो क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 पे तो 3 मैथिल, और 4 कार्बन की श्रृंखला है तो इसे 3 मैथिल 1 ब्यूटीन। यहाँ हम देखिए 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और उस पर ही प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है तो 2 मैथिल 2 ब्यूटीन। यहाँ हम देखिए 2 मैथिल 1 ब्यूटीन। तो इस प्रकार से इसके 5 समावयवी है। तो इनमें स्थान व श्रृंखला दोनों प्रकार की समयवता देखी जा सकती है। 1 पेंटीन और 2 पेंटीन परस्पर कौन से हैं, स्थान समावयवी, और 2 पेंटीन और 3 मैथिल 1 ब्यूटीन परस्पर कौन से समावयवी हैं, श्रृंखला समावयवी होते हैं। अब उपयुक्त के अतिरिक्त एल्कीनों में साइक्लोएल्केन के स्थान पर क्रियात्मक समावयवी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे C3H6 के निम्न समावयवी बनेंगे। ये तो क्या है, प्रोपीन, और साइक्लिक ग्रुप में क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो ये कौन सी समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं, क्रियात्मक समावयवता। एल्किनिलिन मूलक, तो एल्केन के एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर जो एक संयोजी मूलक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्किनिल। जैसे एथीन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इससे यदि एक हाइड्रोजन हटा लिया जाए तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH का एथिलीन। इसी प्रकार से यहाँ देखें प्रोपीन के अंदर, तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड C से एक प्रतिस्थापित हाइड्रोजन हटा लिया जाए यहाँ से तो क्या नाम हो जाएगा, 2 प्रोपीनिल। और यहाँ पर हम देखें कि लास्ट वाले कार्बन से हटाया है तो 3 प्रोपीनिल, और यदि 1 नंबर से ही हटा लिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, 1 प्रोपीनिल। अब हम इसके देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की विधियाँ। तो एल्कीनों के विरचन के लिए प्रमुख रूप से 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हम संपन्न करवाते हैं। फर्स्ट कौन सी होती है, संतृप्त यौगिकों की विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शन, जिनमें कि एकल बंध को किस में कन्वर्ट किया जाता है, डबल बॉन्ड में। सेकंड मेथड क्या है, एल्काइनों की योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन, जिसमें कि एक त्रिबंध के एक पाई बंध को संतृप्त करके किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एल्कीनों में। तो इसके बनाने की विधियां निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, बाय द डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो जब किसी एल्किल हैलाइड को, जैसे कि ये क्या है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को जब हम सांद्र एल्कोहली पोटेशियम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोपीन। तो इसमें समीपवर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन व ब्रोमीन परमाणुओं का क्या हुआ, विलोपन। अतः इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, 1-2 विलोपन। वह कार्बन जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसको कौन सा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन, और उसके जो समीपवर्ती कार्बन हैं वो कौन से कहलाएंगे, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाते हैं, बीटा हाइड्रोजन परमाणु। तो इस विलोपन अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु के साथ बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, बीटा विलोपन अथवा अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में कौन सा नियम पालन करता है, सेटजेव का रूल का फॉलो होता है। तो उसके सेटजेव का रूल क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी एल्किल हैलाइड में 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो उस बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन अधिक सुगमता से होगा, जिसके कि फलस्वरूप बनने वाली जो एल्कीन है जो कि अधिक शाखित हो। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि 2-हेलोब्यूटेन के जब हम विहाइड्रोहेलोजनीकरण करवाएंगे तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, 2-ब्यूटीन प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों के
विहाइड्रोहेलोजिनेशन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो यह अभिक्रिया भी दो प्रकार की क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, एक अणु और द्विअणु, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन या बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे E1 या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन के मध्य एक सहसंयोजक बंध है। चूंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, बहुत अधिक अंतर, अतः यह बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय या पोलर प्रकृति का होता है। और हैलोजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक रूप से क्या जाता है, धनावेश। अभिकर्मक के प्रभाव से पूर्ण रूप से आयनित होकर हैलाइड आयन व कार्बोकैटायन बना लेता है। यह मंद तथा वेग निर्धारण वाला पद या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। और इस प्रकार बना हुआ जो कार्बोकैटायन है तीव्र गति से एक बीटा प्रोटॉन का निष्कासन करके क्या बनाता है, एल्कीन। जैसे हम यहाँ देखें एल्किल हैलाइड है, स्लो स्टेप अर्थात रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन प्लस हैलाइड आयन बना लेगा। यहाँ से ये रिमूव होगा तो कार्बन क्या आ जाएगा, +4। फिर ये कार्बोकैटायन बेस की प्रेजेंस में तीव्रता से किन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सी विधि है, E1। सेकेंड हम देखेंगे E2 क्रिया विधि। तो इस विधि में एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय अणु पर मंद तथा वेग निर्धारण पद में क्षार या बेस अटैक करता है, वह एक पद में क्या बनती है, एल्कीन। अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, अतः इसमें एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि बेस व बीटा प्रोटॉन के मध्य पूर्ण रूप से बंध बना हुआ नहीं होता है तथा हैलोजन व कार्बन के मध्य बंध पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं है। तो ये एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है और उच्चतम ऊर्जा स्तर की यह होती है, अतः बहुत तीव्र गति से किस में कन्वर्ट हो जाती है, उत्पाद में। जैसे कि हम यहाँ देखें ये बेस है एल्किल हैलाइड पर, जब ये अटैक करता है स्लो स्टेप में तो ये इससे बंध बनाता हुआ होता है और यहाँ से हैलोजन बंध टूटता होता है। ये संक्रमण अवस्था तीव्र, यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है, हैलाइड आयन अलग हो जाता है और यहाँ क्या बन जाती है, एल्कीन। तो विलोपन अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, सबसे आसानी से बनता है टर्सरी से, फिर सेकेंडरी और फिर प्राथमिक। यह वही क्रम है जो कि कार्बोकैटायनों का स्थायित्व का क्रम है। अतः निष्कर्ष क्या निकलेगा कि विलोपन अभिक्रिया प्रमुख रूप से E1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, जिनमें कि अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन। अब सेकेंड मेथड है एल्कोहलों के निर्जलीकरण या बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। यह भी विलोपन अभिक्रिया ही है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण एक क्षार उत्प्रेरित विलोपन अभिक्रिया है, बेस कैटेलाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शन थी। तो यह एक अम्ल उत्प्रेरित विलोपन अभिक्रिया है, एसिड कैटेलाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब किसी एल्केनोल को सांद्र एसिड के साथ अभिक्रमित करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें एल्केनोल का निर्जलीकरण होकर एल्कीन हमें बनता है। यहाँ से H2O निकल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्कीन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। अब एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो यह भी 1,2 विलोपन अथवा बीटा विलोपन का ही उदाहरण है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण की भांति यहाँ भी सैडजेफ नियम का पालन होता है। एथेनॉल है, एसिड के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, एथीन। ये 2 ब्यूटेनॉल है, अम्ल उत्प्रेरक के प्रेजेंस में क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में बनेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा साखित संख्या वाले उत्पाद बन रहा है सैडजेव के नियम के अकॉर्डिंग। तो इसका किस प्रकार से होता है, सबसे पहले एसिड की प्रेजेंस में हो रही तो H आयन अटैक करेगा, यहाँ अटैच होगा तो ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन में ये वाला हाइड्रोजन निकल के यहाँ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। इस प्रकार से एल्कीन का निर्माण होता है। इसे हम एक प्रकार से E1 क्रियाविधि भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बोकैटायन बनता है। E1 का सबस्ट्रेट एल्केनोल ना होकर प्रोटेनेटेड एल्केनोल होता है।
चूँकि OH समूह एक अच्छा मुक्त होने वाला समूह नहीं है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, जबकि OH2+ एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अतः अम्ल उत्प्रेरक से OH समूह का पहले क्या करवाया जाता है, प्रोटोनीकरण करवाते हैं। यह हमें एक बात ध्यान रखनी ही चाहिए होती है कि यह अभिक्रिया कैसे होती है, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल। लेकिन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्कीन चूंकि वाष्पशील है, अतः अभिक्रिया मिश्रण से निकलती जाती है और इस प्रकार से साम्य अवस्था दाईं ओर खिसकता जाता है और अभिक्रिया पूर्णता से संपन्न हो जाती है। चूंकि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती यौगिक या इंटरमीडिएट यौगिक एक कार्बोकैटायन है, अतः एल्केनोल के निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का क्रम भी वही होता है जो कि कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम है। टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर सबसे कम होती है प्राथमिक। एल्कोहलों के निर्जलीकरण में क्षेत्र की वर्णनात्मक या रीजियो सेलेक्टिविटी इन एल्कोहल डिहाइड्रेशन। तो जब किसी एल्कोहल में केवल एक क्षार बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो उत्पाद के रूप में क्या बनती है, एल्कीन बनती है। यहाँ हम देखें एक ही बीटा है तो एल्कीन बनेगी, लेकिन यहाँ पर कितने, 2 बीटा है लेकिन सम्मित है, अतः यहाँ भी क्या बनेगा, 1 प्रोपेन। किंतु यदि किसी एल्कोहल में 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो विलोपन दोनों में से किसी एक बीटा हाइड्रोजन का हो सकता है। फलतः हमें दोनों एल्कीनों को क्या प्राप्त होता है, मिश्रण। जैसे हम यहाँ बात करें 2 ब्रोमोप्यूटेन की, एल्कोहल ही KOH और HBr के प्रदेश में क्या बनाता है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, लेकिन 2 ब्यूटीन 81% बनता है और 1 ब्यूटीन कितना बनता है, 19%। तो 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में प्रमुख उत्पाद के रूप में बनता है। तो अणु किस क्षेत्र से प्रोटॉन का विलोपन होगा और कौन सी एल्कीन बनेगी, इसे ही हम क्या कहते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी या क्षेत्र की वर्णनात्मकता। तो सर्जेप नियम के अनुसार यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में 2 एल्कीन बनने की संभावना हो तो बहुशाखित या मोर ब्रांच्ड एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और कम शाखित या लेस ब्रांच्ड एल्कीन कम मात्रा में बनेगी। दूसरे शब्दों में निर्जलीकरण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन बनेगी जिनमें की द्विबंध कार्बन परमाणु से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए हों। अतः यहाँ हम देखें 1 ब्यूटीन कम बनती है क्योंकि इसमें एक ही एल्किल अथवा एथिल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि 2 ब्यूटीन में कितने समूह जुड़े हुए, 2, अतः यह अधिक मात्रा में बनती है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुशाखित एल्कीनों कम शाखित एल्कीनों की तुलना में अधिक स्थायी होती है और अधिक स्थायी यौगिक सदैव तेजी से बनते हैं क्योंकि ऐसे प्रक्रमों में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। थैंक यू।